Assalamualaikum. I am your maths teacher Imrana, and today is our first lecture. Hopefully, you will understand each and everything which you have not learned in the summer vacation task. So let us begin the lecture. Our topic is direct proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती क्या है? हम बेसिकली हम इस चीज़ को देखना चाह रहे हैं कि अगर कोई भी दो चीज़ें प्रोपोर्शंस में होती हैं उनमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन में आपके पास क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप लोग वो चीज़ें थोड़ी सी समझ आने लग जाए। इसमें क्या है, इन सिंगापुर इफ़ वी बोरो बुक्स फ्रॉम पब्लिक लाइब्रेरी एंड आर लेट इन रिटर्निंग द बुक्स वी विल फाइंड 15 सेंट पर डे फॉर ईच ओवरड्यू बुक। मतलब कि इन सिंगापुर में वो बता रहा है कि ऐसा होता है कि अगर कोई इसी पब्लिक लाइब्रेरी से आप बुक लेते हो और उसको रिटर्न करने में लेट हो जाते हैं, अगर आप अगर आप एक दिन लेट हो जाते हैं तो आपको 15 सेंट फाइन होता है। तो फिर उसके बाद देखते हैं कि वो क्या होता है, मतलब ओवर ड्यू बुक यानी आपने जिस दिन बुक रिटर्न करनी थी उस दिन नहीं दी, एक दिन लेट हो गए, तो आपको कितना फाइन होगा? 15 सेंट। अब टेबल में उस तरह से गिवन है कि नंबर ऑफ डेज कितने हैं, फाइन कितना हो गया। जब अगर आप एक दिन लेट हुए तो आपको कितना फाइन हुआ? 15। 2 डेज लेट हो गए तो आपके पास कितना फाइन हो गया? 30। 3 डेज लेट हुए तो आपके पास कितना फाइन हो गया? 45। 4 डेज लेट हो गए तो 60। 5 डेज लेट हुए तो 75। इसी तरह से जब आप 10 डेज लेट हो गए बुक देने में तो आपको कितना फाइन हो जाएगा? 150 रुपीज़ का या 150 सेंट, सॉरी। अब इसमें आपके पास क्या है, अगर आप अब यहाँ पर देखें तो अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर करने होंगे। पहला पॉइंट क्या है कि अगर इफ़ द नंबर ऑफ द डेज अ बुक इज ओवरड्यू इंक्रीजेस विल द फाइन इंक्रीज और डिक्रीज। अब आप मुझे ये बताएं या आप इस चीज़ को देखें कि अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज कर दिए जाएँ तो फाइन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो आप ये बताएंगे, अगर नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो गए तो फाइन इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि हम जब ऊपर टेबल में देखें तो जैसे जैसे डेज इंक्रीज होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास फाइन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है कि यही बात है कि जब नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे तो फाइन विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, डिक्रीज तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे शो करता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज डबल। अगर नंबर ऑफ डेज को डबल, अगर वो डबल हो जाए तो क्या फाइन में क्या चेंज आएगा? ठीक है, इसने हिंट में क्या दिया है कि कंपेयर करें आप बुक फाइन को फॉर 3 डेज एंड 6 डेज। 3 डेज पे देखें तो आपके पास कितना फाइन है? 45 रुपीज़। 90 डेज पे आपके पास फाइन कितना? 3 डेज पे 6 डेज पे आपके पास फाइन कितना है? 90 का। ठीक है, 3 डेज पे 45, 6 डेज पे 90, विच इज़ डबल। अब यहाँ पर आप ऐसे भी देख सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए कि जब आपके पास एक दिन था तो फाइन कितना था? 15 सेंट्स। जब 2 डेज थे तो आपके पास फाइन क्या हो गया? 30, यानी डबल होता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें, आप इस चीज़ को समझना चाहें तो यहाँ पे क्या है कि अगर एक दिन था तो फाइन 15 था, अगर 2 डेज थे तो फाइन क्या हो गया? डबल हो गया। 15 मल्टीप्लाई बाई 2, 30। 3 डेज होंगे, ट्रिपल डेज। अब जो थर्ड पॉइंट वो कहना चाह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवरड्यू ट्रिपल्ड, अगर डेज ट्रिपल हो जाए तो फाइन पे क्या होगा? तो फाइन भी ट्रिपल हो जाएगा। 15 को जब डबल था, यानी जब 2 डेज थे तो फाइन डबल हो गया। 3 डेज होंगे तो फाइन ट्रिपल हो जाएगा। अब 4 डेज होंगे तो फाइन 4 टाइम्स होगा, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा। अब इसी तरह से कि अगर फोर्थ पॉइंट पे आपके पास क्या है, इफ़ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवरड्यू इज हाफ, अगर डेज हाफ हो जाए तो फाइन क्या होगा? ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। क्योंकि जब इंक्रीज करने से डबल हो रहे हैं डेज, डबल करने से डबल हो रहा है फाइन, ट्रिपल करने से ट्रिपल। तो जब इसी तरह से जब आप डिक्रीज कर रहे हैं डेज को तो वो आपके पास डिक्रीज होगा। अगर डेज हाफ है यानी आपने आधा दिन बुक जो है ना वो आपसे लेट हुई है तो फाइन भी आपके पास हाफ ही होगा। इस तरह से हिंट इसने क्या दी हुई है इसके लिए, कंपेयर द फाइन्स व्हेन द बुक इज ओवरड्यू फॉर 10 डेज। 10 डेज के लिए और 5 डेज के लिए। ठीक है, 10 डेज के लिए आपके पास फाइन कितना था? 150। 5 डेज के लिए 75। और 150 का, अगर 150 का हाफ करें या 150 को डिवाइड बाई 2 करें तो आपके पास 75 आता है। ठीक है, जो कि ये शो करेगा आपके पास कि जब आपके पास जो है ना यहाँ पर अगर हाफ कर दिया जाए नंबर ऑफ डेज को, ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज को हाफ कर दिया जाए तो आपके पास फाइन भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा।
इफ द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवरड्यू रिड्यूस टू 1/3, अब जो नंबर ऑफ डेज हैं उनको आप रिड्यूस कर दें टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो भी ओरिजिनल नंबर है उसको आप रिड्यूस कर दें इससे, तो फाइन के साथ क्या होगा, फाइन के साथ फाइन भी 1/3 ऑफ इट, यानी 1/3 ऑफ द फाइन विल रिड्यूस। अगर आपने क्या किया है कि नंबर ऑफ डेज को रिड्यूस कर दिया बाय फैक्टर 1/3, तो फाइन भी रिड्यूस हो जाएगा बाय फैक्टर 1/3। अब देखिए यहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन से आपको पता क्या चला, आपको पता ये चला कि जब नंबर ऑफ डेज, ठीक है, एज अ नंबर ऑफ डेज एक्स, नंबर ऑफ डेज को आपने एक्स कह दिया एंड अ बुक ओवरड्यू इंक्रीजेस द फाइन वाई, यानी कि नंबर ऑफ डेज को आपने एक्स कह दिया और फाइन को आपने क्या कह दिया, वाई सेंस, ठीक है। नंबर ऑफ डेज आपके पास क्या हो जाएंगे, एक्स, और आपके पास जो फाइन होगा वो होगा सेंट्स में वाई सेंट्स, ठीक है, इंक्रीजेस प्रोपोर्शनली। इस इन्वेस्टिगेशन से आपने ये देखा कि जब नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हो रहे होते हैं तो आपके पास फाइन जो है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है, प्रोपोर्शनली इंक्रीज हो रहा होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, ठीक है। अगर एक्स डबल है, ठीक है, आपके पास अगर एक्स को डबल कर दिया जाए तो वाई भी डबल हो जाता है, अगर एक्स को ट्रिपल कर दिया जाए तो वाई भी ट्रिपल हो जाता है। सिमिलरली आपके पास क्या है कि अगर नंबर ऑफ डेज डिक्रीज कर दिए जाएं, अगर नंबर ऑफ डेज है इनको आप डिक्रीज कर दो तो फाइन भी आपके पास क्या होगा, डिक्रीजेस। अगर एक्स को हाफ कर दिया जाए तो वाई भी हाफ हो जाता है आपके पास, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने क्या किया है, एक्स को रिड्यूस कर दिया है टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, तो आपके पास जो फाइन है वाई वो भी रिड्यूस हो गया टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये सब हमने ऊपर इन्वेस्टिगेशन से देखा। क्या देखा, पहले हमने ये देखा कि जो नंबर ऑफ डेज के साथ साथ नंबर ऑफ फाइन भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर एक्स नंबर ऑफ डेज डबल हो रहे हैं तो फाइन भी डबल हो रहा है, फाइन को हमने वाई कह दिया है और डेज को एक्स कह दिया है। अगर एक्स ट्रिपल हो रहा है तो वाई भी ट्रिपल हो रहा है। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ डेज जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं तो जो फाइन है वो भी डिक्रीज होगा। अगर एक्स नंबर ऑफ डेज हाफ हो जाए तो वाई भी, यानी फाइन भी हाफ हो जाएगा। अगर हम एक्स को रिड्यूस करें टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू तो जो वाई होगा, जो फाइन होगा वो भी रिड्यूस हो रहा होगा टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। इस तरह की जो रिलेशनशिप होता है, इस तरह के रिलेशनशिप को आप क्या कहते हो, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब भी किसी चीज़ में आप इस तरह का रिलेशन देखो कि जब एक चीज़ इंक्रीज करने से दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो रही है, एक चीज़ को डिक्रीज करने से दूसरी चीज़ भी डिक्रीज हो रही है, तो इस तरह का जो प्रोपोर्शन होता है वो आपके पास क्या कहलाता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं, वी से दैट द फाइन वाई सेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज एक्स अ बुक इज ओवरड्यू, यानी जितने डेज इंक्रीज कर दिए जाएंगे फाइन भी उतना डिक्रीज होगा। इनमें जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो कौन सी है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी होगी। नाउ लेट अस हैव सम क्लास डिस्कशन। इसमें देखिए पहले आपके पास क्या है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब देखिए अगर हम अपने आसपास देखें ना तो हमें बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसी मिल सकती है जिसमें हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो कि अगर कोई आपके पास है, बेसिक एग्जांपल हम ले लेते हैं टी की। एक कप टी होगा तो उसमें आपने 2 टीस्पून डालनी होंगी शुगर की, ठीक है। अगर आपको ये कहा जाए कि अब आपने 2 कप्स लेने हैं तो उसमें आपको कितनी टीस्पून शुगर चाहिए होगी, 4। अगर 3 कप्स आ जाएंगे तो कितनी होगी, 6, यानी कि नंबर ऑफ कप्स हम इंक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टीस्पून ऑफ शुगर भी इंक्रीज हो रहा है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी हो रही है। अच्छा, सेकेंड एग्जांपल अब आप ले लें कि आपके पास फॉर एग्जांपल किसी स्पीड से आप ट्रैवल करें, फॉर एग्जांपल आप 60 की स्पीड से अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और टाइम आप कह देते हैं कि 10 मिनट में, तो 10 मिनट में आप 60 की स्पीड से कितना डिस्टेंस कवर करेंगे वो आपको पता होगा। नेक्स्ट आप देखिए, आप स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं 100 और टाइम उतना ही रखते हैं 10। अब आप 10 मिनट में 100 से कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, डेफिनेटली 60 की स्पीड से आप ज़्यादा डिस्टेंस ही कवर करेंगे। यहाँ से आपको क्या पता चला कि आपने स्पीड इंक्रीज की, आपका डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा विद इन द सेम टाइम। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी को शो कर रहा है कि डिस्टेंस जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज की, डिस्टेंस ज़्यादा इंक्रीज होगा, डिस्टेंस भी हमारे पास ज़्यादा ट्रैवल हुआ। चलिए ठीक है, ये थोड़ी एग्जांपल्स। इसी तरह से हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी देख सकते हैं अपनी रियल लाइफ में। नेक्स्ट आप देखिए टेबल, हम जो प्रीवियस था वही लिए है, अब उसमें देखते हैं क्या कह रहा है वो।
नंबर ऑफ डेज आपके पास वही है वन, अगर एक दिन लेट होगी तो 15 आपके पास हो जाएगा, फाइन 2 तो 30, इसी तरह से जो प्रीवियस था। अब यहाँ पर उसने रेट को उसको कवर किया। रेट आपके पास होता क्या है, रेट आपके पास जो है वो टू क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहा होता है। यहाँ पर आपने देखा क्या कि जब रेट उसने लिया y बाई एक्स तो 15 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास 15 आ गया, 30 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 15 हो गया, 45 डिवाइडेड बाई 3 आपके पास क्या हो गया 15। डेफ इसी तरह से जब आप करेंगे 60 डिवाइडेड बाई 4 तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा आपके पास 15। इसी तरह से आप इनको, आप इसको और इसको यानी 75 को डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो भी 15 आएगा सेम, ठीक है। अगर 90 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो भी यही आएगा, 105 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो भी आपके पास 15 ही आएगा सेम। इस तरह से हर जब वैल्यू करते जाएंगे 150 डिवाइडेड बाई 10 करते हैं तो भी 15 आएगा। यानी कि आप किसी भी, यानी आप इस सब में रेट को क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी 15, इस वैल्यू में भी 15 आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, इधर भी सेम होगा, यहाँ पर भी सेम, सब सेम। यानी कि आपके पास जो भी आपने लिया y और x में डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी थी, फाइन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था नंबर ऑफ डेज के साथ, तो जो रेट है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। यहाँ से अब आपने देखें व्हाट कैन वी ऑब्जर्व अबाउट द रेट y बाई एक्स, हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। व्हाट डज y बाई एक्स रिप्रेजेंट, y बाई एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास रेट रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डज द कांस्टेंट 15 मीन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर आप क्या करें, प्रोपोर्शनैलिटी है इनके दरमियान में, और कांस्टेंट इसमें जो रेट है, यानी किस रेट पे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, 15 के रेट पे। इनमें आप जैसे जैसे इंक्रीज हो रहे हैं, अब हमने एक फिक्स कह दिया है कि नंबर ऑफ डेज जो है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेंगे तो फाइन भी इंक्रीज करेगा, किस रेट के साथ, 15 रुपीज़ के साथ, यानी 15 सेंट के साथ। इसमें रेट आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, यानी कि अगर 1 डे है तो 15 फाइन होगा, 2 डेज होगा तो 20 हो गया। आपके पास जो इंक्रीज हो रहा है वो किसके हिसाब से हो रहा है, 15 के हिसाब से हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो रेट है ये कांस्टेंट है, ठीक है, और 15 आपके पास रेट होगा इनके दरमियान। इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल द रेट y बाई एक्स इज कांस्टेंट, इन दिस केस आपके पास, हमारे पास क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल्स टू 15। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि लेट द नंबर ऑफ डेज अ बुक इज ओवर ड्यू इज x1 इज इक्वल टू 3, यानी उसने नंबर ऑफ डेज सेलेक्ट कर लिए हैं, 3 डेज सेलेक्ट कर लिए और उसको नेम क्या दे दिया, x1 का। तो करस्पॉन्डिंग फाइन होगा वो आपके पास क्या होने वाला है, y1 इज इक्वल्स टू y1 इज इक्वल्स टू 45 आ गया, ठीक है। x1 उसने क्या लिया 3 और y1 आपके पास क्या हो जाएगा 45। अब नंबर ऑफ डेज ऑफ बुक इज ओवर ड्यू टू बी, अब जो नंबर ऑफ डेज उसने लिए हैं ओवर ड्यू वो ले लिए हैं 6, x2 इज इक्वल टू 6, तो कॉरस्पॉन्डिंग फाइन आपके पास क्या हो जाएगा, y2 इज इक्वल टू 90। अब फ्रॉम टेबल, अगर आप टेबल को देखें तो अगर आप y1 बाई x1 किया था तो आपके पास क्या आ गया था, 45 बाई 3 इज इक्वल टू 15, यानी 15 का रेट आ गया था। y2 बाई x2 किया है तो आपके पास क्या आ गया, 90 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 15 हो गया। यानी आपके पास जो था क्या आया है कि y1 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल्स टू y2 बाई x2 इज इक्वल्स टू 15, यानी आपके पास उनका रेट क्या है, कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप देखें यहाँ पर तो हमने दो नंबर्स को लिया ना, यहाँ पर हम कुछ भी ले लेंगे, यानी y1 बाई x1 इज इक्वल्स टू y2 बाई x2, y3 बाई x3, y4 बाई x5, y6 बाई y6 बाई डिवाइडेड बाई x6, कोई भी नंबर ले लें हम, उसका जो रेट आने वाला है वो कांस्टेंट ही आएगा, यानी 15 ही आएगा। हम अगर उस टेबल से करें ना, हमने यहाँ पर क्या किया, दो वैल्यूज़ ली थी, एक x1 इज इक्वल टू 3 लिया था, उसका फाइन आपके पास 45 था, एक x2 लिया 6 डेज, उसका फाइन आपके पास 90 आ गया। इस जगह पे आप कुछ भी नंबर ले लें, कोई भी वैल्यूज़ ले लें आप y की और x की, तो आपके पास वहाँ पर इसका रेट क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा, 15 ही आएगा। दैट इज़, अब यहाँ पे क्या पता चला आपको, यहाँ से आपको पता चला कि जो दो रेट्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन से दो रेट्स, y1 बाई x1 एंड y2 बाई x2, ये आपके पास दोनों रेट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मोर ओवर अगर आप क्या करते हो, x2 डिवाइडेड बाई x1, ये जो आपने x लेट किया हुआ था, x2 आपने ये लेट किया था और x1 आपने ये लेट किया था, आप जब इनको करते हो x2 डिवाइडेड बाई x1 तो आपके पास क्या बन जाएगा, 6 डिवाइडेड बाई 3,
आपके पास क्या आ गया 2। अब आपके पास क्या है कि वाई जो आपने वैल्यूज़ ली थी, एक y1 था आपके पास 45, एक y2 था आपके पास 90। तो y2 डिवाइडेड बाई y1 इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 45, और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 के इक्वल। यहाँ से क्या पता चला, x आपके पास नंबर ऑफ डेज थे, y आपके पास क्या था फाइन। जब y डबल हुआ तो x भी डबल हो गया, यानी जब नंबर ऑफ डेज डबल किए हमने तो हमारा फाइन भी क्या हो गया, डबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना, अगर तो ये आपको जो प्रीवियस स्लाइड में आपसे क्वेश्चन किए गए थे उस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर गिवन है कि आप, यानी वहाँ पर तो मैंने आपको वर्बली समझा दिया था कि जब डेज डबल होंगे तो फाइन भी डबल होगा, लेकिन यहाँ पर इसमें आपको प्रूव भी कर दिया गया, ठीक है। जब नंबर ऑफ डेज डबल किए हैं हमने तो फाइन भी डबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट आपके पास क्या गिवन है कि x2 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल्स टू y2 डिवाइडेड बाई y1। यहाँ से आपके पास क्या पता चल रहा है कि द टू रेशियोज x2 डिवाइडेड बाई x1 एंड y2 डिवाइडेड बाई y1 आर इक्वल। यहाँ से क्या पता चल गया आपके पास ये इक्वल होंगे आपके पास। दिस कैन आल्सो बी ऑब्टेन बाई रीअरेंजिंग। अगर हम इस चीज़ को रीअरेंज कर दें तो भी क्या बनेगा, y1 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाई x2। यहाँ पर आप कंक्लूड क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम कंक्लूड ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा x के, तो आपके पास क्या होगा, देन y1 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाई x2, और x2 डिवाइडेड बाई x1 इज इक्वल टू y2 डिवाइडेड बाई y। अब देखिए साइड पे अटेंशन में आपके पास क्या गिवन है कि प्रीवियस जो बुक थी, इन बुक 1 वी हैव लर्न दैट द रेट कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज, यानी कि रेट जो है वो हमेशा कंपेयर कर रहा होता है कि दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ को कर रहा होता है, और डिफरेंट काइंड की आपके पास हो सकती हैं क्वांटिटीज़, उनको आप आपस में कंपेयर कर सकते हैं, और वो कंपेयर करने वाली चीज़ क्या होती है, वो रेट होती है। इन दिस केस y1 एंड x1 और y2 डिवाइडेड बाई x2 कंपेयर द फाइन। अब यहाँ पे ये जो दो हैं ये आपके पास किसको कंपेयर कर रही है, फाइन को कर रही है विद द नंबर ऑफ डेज। अब बुक इज़ ओवरड्यू, यानी बुक जितनी ओवरड्यू होगी उस पर कितना फाइन लगेगा नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, वो आपको देख रहे होंगे। वी हैव आल्सो लर्न दैट द रेशियो कंपेयर टू और मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। इन दिस केस x2 डिवाइडेड बाई x1। अब देखें वहाँ पे तो सेम काइंड की डिफरेंट काइंड की भी आप देखें, ऊपर आपने क्या पढ़ा कि रेट कंपेयर करता है टू डिफरेंट काइंड की चीज़ों को, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ डिफरेंट चीज़ों को कंपेयर कर सके, वो सेम चीज़ों को भी कंपेयर कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो इस केस में उसने क्या किया था, x2 डिवाइडेड बाई x1 यानी नंबर ऑफ डेज थे उनको कंपेयर कर दिया था, ठीक है। फिर नंबर ऑफ जो फाइन था y2 डिवाइडेड बाई y1 इसे भी कंपेयर किया गया, सही हो गया। अब ये तो हो गया कंपैरिजन, यानी कि जब भी दो चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी तो उनका जो रेट होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हम वर्क एग्जांपल को देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी प्रैक्टिस नॉन एक्सरसाइज क्वेश्चन में जाते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में आपके पास क्या कह रहा है कि if 6 kg of the biscuit cost $27, calculate the cost of 13 kg of the biscuit। 6 kg बिस्किट थे जिसकी कॉस्ट क्या थी, $27। अब आपने 13 kg बिस्किट के निकालनी है कि क्या होगी, ठीक है। इसमें उसने दो मेथड्स लगाए हैं, एक यूनिटरी मेथड लगाया और दूसरा उसने क्या लगाया, प्रोपोर्शन मेथड। आपकी अपनी चॉइस होती है कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। फर्स्ट आप पहले ये देखेंगे कि अगर 6 kg कॉस्ट था तो 6 kg था 6 kg बिस्किट से, तो कॉस्ट क्या होगी 27। अब जैसे अब इंक्रीज़ हो रहा है आपके पास kg, यानी उसका मैथ इंक्रीज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली आपके पास कॉस्ट भी इसकी इंक्रीज़ होगी। यहाँ से हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो द कॉस्ट ऑफ द बिस्किट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैथ ऑफ द बिस्किट, यानी जितना उसका मैथ होगा उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट भी होगी। पहला मेथड आपके पास क्या है, यूनिटरी मेथड। 6 kg ऑफ द बिस्किट कॉस्ट $27, ठीक है। ये आपके पास गिवन है यहाँ पर कि 6 kg ऑफ द बिस्किट की जो कॉस्ट है वो हमारे पास $27 है, वो लिख दिया। अब देखें जब 6 kg की थी तो हम 1 kg की निकाल सकते हैं। 1 kg की कैसे निकालेंगे कि 1 kg ऑफ द बिस्किट्स कॉस्ट $27 डिवाइडेड बाई 6, यानी अगर $27 उसने लिए हैं 6 kg बिस्किट्स के, तो आप उसको डिवाइड कर दें 6 पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी 1 kg तो बिस्किट की अमाउंट कितनी होगी, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब 13 kg है ना,
नेक्स्ट आपने क्या फाइंड करना है, बेसिकली आपने फाइंड करना था 13 kg ऑफ द बिस्किट। 13 kgs ऑफ बिस्किट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, $27 डिवाइडेड बाई 6, यानी 1 kg की जो अमाउंट होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 13 के साथ, तो वो आपके पास आ जाएगी $58.50 उसकी अमाउंट हो जाएगी। इस चीज़ को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप अपने लेने जा रहे हैं 1 kg शुगर लेने जा रहे हैं, या 1 किलो, अपनी अगर लैंग्वेज हम बात करें 1 किलो चीनी लेने के लिए जा रहे हैं आप, ठीक है, तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपको कहा गया है कि आप 5 kg ऑफ शुगर लेके आए, तो आपको ये बता दिया जाए कि इसकी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है, यानी 5 kg ऑफ शुगर की अमाउंट आपको पता होगी, जो शॉपकीपर आपसे लेगा। घर आके आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि पर केजी उसने आपको कितना चार्ज किया, ठीक है, यानी 5 किलो की अगर ये अमाउंट है तो 1 केजी की अमाउंट क्या होगी, वो हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल अमाउंट थी उसे डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो आपके पास 1 केजी शुगर की आ जाएगी, ठीक हो गया। और फिर आपको आपने अगर आपका दिल है कि आप 10 केजीज ले लें, 15 केजीज ले लें, कुछ भी ले लें, तो आप उस 1 केजी अमाउंट की यानी 1 केजी के अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे उस नंबर के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि इतनी अमाउंट वो आपसे चार्ज करेगा। अब जो सेकंड मेथड है यहाँ पर प्रोपोर्शन मेथड, वो आपके पास क्या है कि लेट द कॉस्ट ऑफ 13 केजीज ऑफ बिस्किट बी $x। अब आपके पास यहाँ पर क्या है कि आपने लेट कर लिया है कि जो उसकी अमाउंट होगी या कॉस्ट होगी $x होगी 13 केजीज के लिए। अब वही जो हमने पीछे पढ़ा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। वहाँ पे हमने पीछे क्या पढ़ा था कि x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल टू x2 डिवाइडेड बाय y2, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। x1 यहाँ पर हम ले रहे हैं कि जो हमारे पास x हमने फाइंड करना है, और उसकी अमाउंट, उसका हमने क्या लिखा है x1 और डिवाइडेड बाय, ठीक है, x कितने की थी, यानी x आपने फाइंड करना है, और कितने अमाउंट, कितनी शुगर, मतलब कितने बिस्किट थे, कितने केजीज ऑफ बिस्किट, वो आपके पास हो गया 13, ठीक है। अब $27 थी किसकी अमाउंट, 6 की अमाउंट, यानी 6 केजीज की थी, तो आपने ये लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है और अपना आंसर लेना। इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, या फिर x को यहीं पर रहने दें और 13 को ले जाके मल्टीप्लाई कर दें, जो उसने किया है, ठीक है। 27 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 13। अब यहाँ पर देखें तो आपके पास कुछ कटिंग नहीं हो रही, आप डायरेक्ट आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेटर की मदद से आप क्या कर लें, 27 डिवाइडेड बाई 6, फिर उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दें 13 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, $58.50। अल्टरनेटिवली अब इसको आप उसने क्या किया, वह x1 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइडेड बाई y2 कर दिया। ऊपर उसने रेट्स लिए हुए थे, ठीक है, यहाँ पर उसने क्या कर दिया, x1 डिवाइडेड बाई 2 सेकेंड रेट्स ले लिए, यानी जो आपके पास थे केजीज थे उनका उनका रेट ले लिया, और फिर जो उनकी अमाउंट थी उनका रेट ले लिया, और उनको आपस में इक्वल कर दिया। क्योंकि ये बात तो हमने पीछे देख ली है कि चाहे हम ले लें चाहे हम सेम क्वांटिटीज़ ले लें, यानी सेम चीज़ें ले लें या फिर डिफरेंट चीज़ें ले लें, उनका रेट आपस में क्या होगा, इक्वल ही आता है, ठीक है। तो वो आपने ले लिया। ऊपर आपने क्या किया था कि डिफरेंट चीज़ें ली थी, तो जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में थी, तो उनका रेट आपस में इक्वल था। यहाँ पर अब उसने क्या किया, सेम सेम चीज़ें ले ली, ठीक है। इसने यहाँ पर क्या लिया, अमाउंट को सेम ले लिया और दूसरे ले लिया, ठीक है, x1 डिवाइडेड बाई x2 और y1 डिवाइडेड बाई y2 कर दिया यहाँ पर। और आपके पास क्या आ गया यहाँ पर, x डिवाइडेड बाई 27, यानी x भी अमाउंट थी, 27 भी अमाउंट है, इनका ले लिया रेट। फिर केजीज का ले लिया, मैसेज का 13 डिवाइडेड बाई 6, और फिर यहाँ पर इसने क्या किया कि x को वहीं रहने दिया और 27 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि देखिए जब एक साइड पे चीज़ डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे डेफिनेटली जाके वो मल्टीप्लाई होगी। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी आंसर क्या आ गया, सेम। तो फिर हमें यहाँ से पता क्या चला कि 13 केजीज ऑफ बिस्किट की क्या कॉस्ट हो जाएगी, 58.50। आप प्रैक्टिस नाउ पे देखें। जो पहला क्वेश्चन है आपके पास क्या है कि 50 ग्राम ऑफ स्वीट कॉस्ट $2.10, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 380 ग्राम्स ऑफ शुगर, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट 5 सेंट्स, ठीक है। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो एक हमारे पास डॉलर होता है उसमें 100 सेंट्स होता है, ठीक है। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। हम पहले तो हम ये देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ स्वीट्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस ऑफ स्वीट के साथ, ठीक है। ऊपर आपके पास क्या गिवन था,
कि 50 ग्राम्स ऑफ स्वीट कॉस्ट $2.10, जो कि आपने यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, 50 ग्राम। अब 50 ग्राम की अगर आपके पास ये है तो आप 1 ग्राम की निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? जो अमाउंट $50 ग्राम्स की थी, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर देंगे 50 पे, तो आपके पास 1 ग्राम की आ जाएगी। अब जब 1 ग्राम की आपके पास वैल्यू आ जाएगी तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 380 के साथ, तो आपके पास 380 ग्राम्स ऑफ शुगर की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि क्या होगी, $15.96। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपका आंसर होना चाहिए करेक्ट अप टू 5 सेंट्स। मैंने आपको क्या बताया कि $1 में कितने होते हैं, 100 सेंट्स होते हैं। $1 में 100 सेंट्स होते हैं और नियरेस्ट 5 पे जाना है। अब देखिए, अब नियरेस्ट 5 है ना, इस पे आपने करना है, तो आपके पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, $15.95 इसका आंसर होगा। क्योंकि नियरेस्ट अगर 5 देखा जाए तो 96 है ना, 96 किसके दरमियान में हो सकता है, 95 या 100 की, क्योंकि हमने नियरेस्ट 5 तो उसको करना है सेंड। तो फिर ये किसके क्लोज है, 95 के, तो यहाँ पे 95 आ जाता। अगर 100 के क्लोज होता है ये नहीं, तो फिर ये 16 हो जाता आपके पास यहाँ पर इसका आंसर। अब यहाँ पर आपने करना क्या, पार्ट बी में आपके पास गिवन है कि 3/4 ऑफ द मेटल पीस की आपके पास जो मैस है वो 15 kg है, और मैस आपने निकालना है कि इसका 2/5 द मेटल पीस की। ठीक है, पहले तो आपने ये नोट कर लिया इसमें कि ये आपस में जो मैस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द अमाउंट ऑफ द मेटल पीस। ठीक है, आपके पास जो गिवन है वो क्या गिवन है कि 3/4 ऑफ द मेटल पीस की मैस कितनी है, 15 kg। लेट कर लेते हैं हम कि एक्स मैस होगा कितने का, 2/5 द मेटल पीस का। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल मेथड लगाएंगे। प्रोपोर्शनल मेथड आपके पास क्या होता है कि x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय y2 आ जाता है। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं कि x1 डिवाइडेड बाय x2 इज इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय y2। मैंने यहाँ पर कौन सा केस लिया है, x1 डिवाइडेड बाय y1 इज इक्वल्स टू x2 डिवाइडेड बाय y2। ठीक है, x आपके पास हो गया किसका मैस, 2/5 द मेटल पीस का। ठीक है, जो आपने फाइंड करना है, और 15 kg का आपके पास कितना है, 3/4। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बन जाएगा, x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 के साथ, और 15 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5 के साथ। ठीक हो गया। अब जब x को मल्टीप्लाई किया 3/4 के साथ, अब यहाँ पर देखें अगर, तो आप 5 1s are 5 एंड 5 3s are 15, यानी इनकी कटिंग हो जाती है। ठीक है, कटिंग होने के बाद ये क्या बन जाता है, 3 इंटू 2। 3/4 को हमने ऐसे ही रहने दिया। यहाँ पर 3/2 को मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 6, वो आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड पे जो आपके पास 3/4 है ये दूसरी साइड पे जाएगा तो इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, जब एक चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है, जब आप उसको डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो भी वैल्यूज इंटरचेंज हो जाती हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन डिवीजन में लेके जाएंगे तो भी वैल्यूज इंटरचेंज हो रही हैं। यहाँ पर 3/4 आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो रहा होगा, और डिवाइड होने से उसका आपके पास क्या हो जाएगा, डिवीजन के साइन जो मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं आप, तो फिर वो बन जाता है 4/3, उसका इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, अगेन यहाँ पर 3 1s are 3 एंड 3 2s are आपके पास क्या बन जाता है, 6। तो ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 4, आपके पास क्या आंसर आ गया, 8। यानी कि 2/5 ऑफ द मेटल पीस की मैस कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 kg। अब एक्सरसाइज क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और एक्सरसाइज क्वेश्चन पे मैं आपको प्रेफर करूँगी कि ये आप अपनी नीट नोटबुक्स पे इसका साथ साथ लिखना स्टार्ट कर दें ये काम, क्योंकि जो आपके पास प्रैक्टिस नाउ है वो आप अपनी रफ नोटबुक पे अपने पास रख सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए था, वो आप नीट नोटबुक पे नहीं कर सकते, तो कोई इशू नहीं, लेकिन एक्सरसाइज क्वेश्चन आपने साथ साथ अपनी नीट नोटबुक से करना है सॉरी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स ऑक्यूपाई अ लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन द शेल्फ, यानी 60 आइडेंटिकल बुक्स हैं और उन्होंने कितनी लेंथ कवर की हुई है, 1.5 मीटर। जब 50 बुक्स हो, आपने फाइंड क्या करना है, जब 50 बुक्स है तो वो कितनी लेंथ कवर करेंगे। फर्स्ट वी नोट दैट, पहले हम ये नोट करते हैं कि वो कितनी मतलब लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ बुक्स, जितनी नंबर ऑफ बुक्स होंगी डेफिनेटली वो उतनी लेंथ कवर कर रही होगी। ठीक है, लेट द लेंथ ऑक्यूपाइड बाय द 50 बुक्स इज x। हमने लेट कर लिया है कि जो लेंथ है 50 बुक्स की वो कितनी होगी, x।
अब वो प्रोपोर्शन मेथड लगाते हैं, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 1.5 इज इक्वल्स टू 50 डिवाइडेड बाई 60। इसमें x आपके पास क्या है, अननोन, जो आपने फाइंड करना है। इसका रेट आपने किसके साथ लिया हुआ है, x लेंथ है और 1.5 भी इज लेंथ है, ठीक है। लेंथ इनटू लेंथ यानी लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। x1 डिवाइडेड बाय x1 इज इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाय y2, ये चीज़ हमने ली हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x को वैसे ही रहने देंगे और 1.5 को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे। लेकिन इस स्टेप में मैंने दो किए हुए हैं। एक तो मैं 1.5 को इस साइड पे लेके आई हूँ, साथ में मैंने क्या किया है, पॉइंट को ख़त्म कर दिया है। पॉइंट को ख़त्म करने के बाद मैंने, जब आपके पास, आपको ये पता होता है कि जब आपने एक पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, जब उस पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो नीचे डिवाइडेड बाई 10 आ जाता है। तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर की है, 5 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई 15 बाई 10। अब यहाँ पर आपको पता है कि 5 1 ज़र 5 एंड 5 2 ज़र 10 हो गया, ठीक है। 6 और 6 के टेबल में 15 नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3 2 ज़र 6 और 3 5 ज़र 15। तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या लिखिए, यहाँ पे लिख देंगे आप 1 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आंसर आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। और इसको फिर आप करेंगे डेसिमल में चेंज कर देंगे तो ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है कि द नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू completely occupy a shelf of 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी अब 80 सेंटीमीटर लॉन्ग शेल्फ है और तो उस पर आपको कितनी बुक्स चाहिए होंगी ताकि वो कम्प्लीटली फिल हो जाए वो जगह, ठीक है। 60 आइडेंटिकल बुक्स की आपको पता है कितनी, 1.5 मीटर। अब आपको आंसर किसने मतलब अब जो वैल्यू गिवन है वो आपको सेंटीमीटर में गिवन है। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 1.5 मीटर को पहले अब चेंज करना है सेंटीमीटर में। 1 मीटर में आपके पास कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100। तो फिर आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1.5 को 100 के साथ, तो आपके पास बन जाएगा 150 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या आ गया कि 150 सेंटीमीटर होगा तो 60 उसने आइडेंटिकल बुक्स कवर की होंगी, ठीक है। और अब आपने फाइंड क्या करना है कि 1 सेंटीमीटर और कितना ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर ने कितना ऑक्यूपाई करना है, 6, आप इसको कर देंगे 60 डिवाइडेड बाय 150। तो आपके पास 1 सेंटीमीटर का आ जाएगा कि वो कितने बुक कवर करें। डेफिनेटली वो एक पूरी बुक तो कवर नहीं कर सकता 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वो कितना आ जाएगा, 0.4। अब आपके क्या करना है, ये हमने यूनिटरी मेथड लगाया हुआ है। अब इसमें क्या है, द नंबर ऑफ बुक्स नीडेड टू ऑक्यूपाई अ शेल्फ ऑफ 80 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है कि आप इसको जो आपने अमाउंट निकाली हुई है 1 सेंटीमीटर के लिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के लिए जो आई है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी बुक्स वो उसमें आ जाएंगी, यानी 80 सेंटीमीटर की शेल्फ पे कितनी बुक्स आपके पास आ सकती हैं। तो वो आपके पास कितना आ गया, 32। सेम ऐसी जैसे मैंने आपको शुगर की एग्जांपल दी थी कि अगर आप 5 केजी शुगर लेने के लिए जाते हैं, उसके अमाउंट आपको पता हो तो आप 1 केजी की निकाल सकते हैं। सेम इसमें वैसे ही है कि हम यहाँ में हमें पता था कि 60 जो बुक्स हैं वो आ रही हैं 1.5 मीटर लॉन्ग शेल्फ पे, ठीक है। तो उसको पहले हमने कन्वर्ट कर लिया सेंटीमीटर में, क्योंकि आपके पास जो 80 था वो सेंटीमीटर में था, ठीक है। आपको जो इस दफ़ा जो लेंथ दी गई थी वो सेंटीमीटर में थी, ये हो गया। फिर आपके पास क्या है कि 1 सेंटीमीटर की आपने निकाल ली कि 1 सेंटीमीटर पे कितनी आपके पास बुक्स आ सकती हैं, वो 0.4 आ रही थी। डेफिनेटली वो पूरी बुक कवर नहीं कर सकता, तो वो फिर ऐसे आ गया। फिर आपने आप जो आपके पास ये जो आंसर आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 80 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि 80 सेंटीमीटर लॉन्ग शेल्फ के ऊपर आपके पास टोटल कितनी बुक्स आ सकती हैं, और वो आपके पास 32 बुक्स का आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इसमें हमने क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kgs ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kgs ऑफ टी लीव्स कॉस्ट दिस, ठीक है। इसमें भी आप प्रोपोर्शनल मेथड लगा सकते हैं, यूनिटरी भी लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने लगाया हुआ है प्रोपोर्शन मेथड, ठीक है। 3 kgs की आपको पता थी कॉस्ट, वो क्या थी, 18, ठीक है। 10 kgs की आपने फाइंड कर लिया है, तो वो हमने यहाँ पर लेट कर लिया है कि आपके पास जो है लेट क्या कर लिया कि x बी द कॉस्ट ऑफ 10 kgs
ठीक है, ऑफ टी लीव। देन बाय प्रोपोर्शन मेथड आपके पास क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3, यानी आपके पास क्या आ गया, ठीक है, x1 डिवाइडेड बाई x2 इज इक्वल्स टू y1 डिवाइडेड बाई y2 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दी, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपने किया तो क्या आ गया कि 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और 10 इंटू 18, तो ये आपके पास 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो 3 है वो नीचे 180 के आगे डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड होगा तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, $60 इसका आंसर आ जाएगा। यानी 10 kg टी लीव की कॉस्ट आपके पास क्या आ जाएगी, $60 या $60। अब पार्ट बी है आपके पास, ए केजीज ऑफ शुगर की आपने निकालना है, ठीक है, व्हेन बी केजी ऑफ शुगर कॉस्ट $C, ठीक है, $C। तो अब देखिए आपके पास गिवन क्या है कि बी केजीज ऑफ शुगर कॉस्ट $C, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर ले लिया हमने, ठीक है, कि इतने केजी शुगर है, उसकी कॉस्ट इतनी होगी। डेफिनेटली जब हमें पता है कि इतने केजी की कॉस्ट इतनी होगी तो 1 केजी की हम निकाल सकते हैं, वही जो कॉस्ट है उसको डिवाइडेड बाय बी कर देंगे तो 1 केजी की आ जाएगी। अब ए केजी ऑफ शुगर की निकालनी है कॉस्ट, तो वो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाय ए, ठीक है। यानी ए केजी की हमने निकाल ली कॉस्ट और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, तो आपने क्या कर दिया है, तो वो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी क्या, $AC/B। सेम वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, ये वही काम है कि हमें इतने केजी शुगर की अमाउंट पता है, हम उसमें से 1 केजी की निकाल सकते हैं, और फिर हमें कोई भी नंबर दे दिया जाए कि इस केजी इतने की आपने निकालना है, तो आप क्या कर दोगे कि जब 1 केजी की निकली हुई है तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, तो आप उसका निकाल सकते हैं आंसर, ठीक है, कि आप उसको बता सकते हैं फ़ौरन से कि इतनी अमाउंट होगी। अब यहाँ पर यह है कि होमवर्क आपको दिया है मैंने, होमवर्क में आपके पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जिस तरह से एग्जांपल्स की हैं और प्रैक्टिस नाउ की है हमने, उसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ये आपने सॉल्व करने हैं और ये लाजमी सॉल्व करने हैं, इनको छोड़ना नहीं। आप जब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आप मुझे सेंड कर देना, अगर गलत होंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि ये ऐसे नहीं ऐसे करने हैं, ठीक है, या इसका आंसर ऐसे आएगा, लेकिन आपने लाजमी ट्राई करनी है इसकी। ओके, अल्लाह हाफिज़।